सिख नौजवान तो काफी इत्थे भी रहंदे ने, बहुत परिवार रहंदे आ। यहाँ ढेर सारे सिख परिवार हैं। खालिस्तान की सीमा असीम है। खालिस्तान बन जाने पर भी हम कहीं भी अन्याय का मुकाबला करेंगे। टकरा लेंदे रहना, खालिस्तान बनया में जुल्म नाल टकरा लेंदे रहांगे। उग्रवादी संगठन अपने महत्वपूर्ण सदस्यों को ऑपरेशन ब्लू स्टार की उपज थे और कई विभत्स हत्याओं में उनका हाथ था। जो साडे हरमंदर साहब संत जरनैल सिंह होना ने मोर्चा आरंभ कीता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ मतलब ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। संत जरनैल सिंह ने अमृतसर के हरमिंदर साहब में एक आंदोलन की शुरुआत की थी। मैं वहाँ अक्सर उनके प्रवचन सुनने जाता था, वहाँ सेवा करता था। संत ने कहा था कि अगर सरकार समझौता नहीं करती है और हरमिंदर साहब पर हमला करती है तो तुम जरूर जवाब दो, किसी को छोड़ो मत। उसी समय खालिस्तान पैदा हुआ। साहब पे अटैक करे तुसी कोई भी इत्थे गुली घर नहीं छड़ना। उदो साडा समझ लो कि खालिस्तान का निशाना उठ गया। मैं इसलिए खाड़कू बना कि 84 में जो दरबार साहब के ऊपर अटैक करा था वो हमसे सहा नहीं गया। हमारे धर्म के लिए जो नष्ट करता है उसके लिए आवाज उठाई जाती है। तो मेरे घर पे रहना बहुत मुश्किल हो गया। जब हमारा धर्म नहीं रहा तो हमारा घर पे बैठने का क्या फायदा है। तो मुझे नींद ना दिन में आती थी ना रात में आती थी। मेरा यही इरादा था कि मैं जब भी मेरे कोई जुझारू सिंह मिल जाए तो मैं उनके साथ में जाकर मिल जाऊं। 84 ते जो अपना हरमंदर साहब अटैक होया, हरमिंदर साहब पर हमले के बाद सब लोग पाकिस्तान जाने लगे। हमने सुना कि सारे संत वहाँ चले गए हैं, तो हम भी प्रशिक्षण लेने और हथियारों के लिए वहाँ चले गए। हमने लौटकर दुश्मनों का मुकाबला करने का फैसला भी किया। जाके फिर अपन कोई शस्त्र लेके आन के फिर इधर दुश्मन नाल टकरा करांगे। एक्शन परफॉर्म करना सी जालम दुष्ट सी जड़ा मतलब सिख लड़कियां दी बेइज्जती करदा सी। एक नास्तिक कम्युनिस्ट था जिसने सिख महिलाओं का अपमान किया था, हमारे धर्म और खाड़कुओं के खिलाफ बोलता था, इसलिए उसका सफाया करना जरूरी था। खूब अच्छी तरह योजना बनाकर हमने कार्रवाई शुरू की। मैंने खुद को संवाददाता बताकर उससे इंटरव्यू का समय तय किया और उसका अपहरण करवा लिया। उस प्लानिंग के ऊपर एक प्रेस रिपोर्टर बन के ओदे घर जाके उन इंटरव्यू दे बहाने बुला के ते किडनैप करवा दिया, इन्हां दे हवाले कर दिया। उसके बाद आप जेल गए थे? हाँ, उसको इस उस दिन मारा गया। हमने उसका सिर काटकर उसके ही गांव में प्रदर्शित किया। उसके बाद मेरी गिरफ्तारी हो गई। बाद में सबूतों के अभाव के कारण जसमीत कौर को रिहा कर दिया गया। अब ये भी साफ हो गया था कि ऐसी हरकतों के कारण उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का दबाव बढ़ता है। सब तो पहला ते मैनू मतलब थप्पड़ मारे गए और मेरे केसां दी बेइज्जती की। उस तो बाद लित्तर जिहड़ा हुंदा है पटा ओदे नाल मैनू पुट्ठे लम्मे पा के ते बहुत ज्यादा मारिया गया, पिठ दे ऊपर, लक दे ऊपर। पहले तो मुझे थप्पड़ मारे गए, बाद में एक तख्ते पर लिटाकर मेरी पीठ और गर्दन पर डंडे बरसाए गए। मैंने तब भी उस कम्युनिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मुझे कलाइयों से लटका दिया। मैंने तब भी जुबान बंद रखी। मुझे बिजली के झटके दिए गए जिसका असर मेरे दिमाग पर पड़ा। उसके बाद उन्होंने मेरी कमर में रस्सी बांधकर मुझे लटका दिया, जिससे मेरी छाती में सूजन आ गई। तराई में उन्हें शरण मिली। जिन कट्टरपंथी सिख नेताओं के मिलने से नानक माता गुट बना, उनका कहना है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की प्रतिक्रिया में यहाँ उग्रवाद समर्थक भावनाएं उभरी, जिसकी शुरुआत 1984 से इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई। ऐसा है ना जी, लोगों को जो समझने में समझने को मजबूर होना पड़ा कि सिखों के साथ गवर्नमेंट की तरफ से समझ लिया जाए, वितकरा होता है। जैसे महात्मा गांधी जी का कत्ल हुआ, उस समय तो किसी को कुछ नहीं, जिसको क्या कहा जाएगा, उत्पीड़न नहीं हुआ, लेकिन सिखों को हजारों की तादाद में दिल्ली में, कानपुर में और कहीं हर जगह कत्ल कर दिया गया। तो उससे लोगों ने ये समझा कि सिखों के साथ वाकई जो लोग कई प्रचार करते हैं, पहले जिनको नहीं मानते थे, कि उनकी बात में वाकई कोई दम है। 1984 की वारदातों के बाद स्थानीय सिखों की वर्षों पुरानी शिकायतें भी सामने आईं। यहाँ आकर बसने वाले सिखों ने जंगली जानवरों और घातक मलेरिया का मुकाबला करते हुए जंगल साफ किए और खेत बनाए, लेकिन राजनीतिक तौर पर वे हाशिए में ही रहे और भूमि हदबंदी कानून लागू होने पर उन्हें बहुत घाटा भी सहना पड़ा। हमने तराई के प्रमुख सिख राजनीतिज्ञों से पूछा कि सिख जो अपनी समस्याओं के बावजूद समृद्धशाली हैं, भविष्य के प्रति चिंतित क्यों हैं? मैं प्रॉब्लम है क्या, आपको एक ही लफ्ज में इसका जवाब दूंगा
ये क्यों नहीं समझता। हैरत की बात यह है कि तराई का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने 50-50 साल से यहाँ बसते हुए सिखों को 216 के नोटिस सर्व कर दिए, हार्बरिंग टू द इन मिलिटेंट्स। सवाल ये पैदा होता है कि जब हम 50 साल यहाँ रहने के बाद भी इस काबिल नहीं कि सरकार हम पर एतबार कर सके, तो फिर इनसिक्योरिटी कम्स है। सिख परिवारों को प्रशासन तंग कर रहा है। कहते हैं इससे बचने के लिए उन्हें अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसा समझा जाता है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स के एक नेता बलविंदर सिंह बिंदा ने आतंकवाद के झूठे आरोप में अपनी गिरफ्तारी से चिढ़कर उग्रवाद का रास्ता चुना। दरअसल एक स्थानीय प्रभावशाली आदमी द्वारा बिंदा की जमीन हथियाने की साजिश के तहत करते हुए कहा कि तुसीं ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, कुटना मारना ते कोट मार के। उत्तर प्रदेश पुलिस मानती थी कि मैं आतंकवादी हूं, क्योंकि मुझे हाल ही में पंथ की दीक्षा मिली थी। कहीं भी कोई हत्या होती तो वे मुझे बंद कर देते, मेरी पिटाई करते और 10 या 20 हजार रुपए मिल जाने पर छोड़ देते थे। एक बार खाड़कुओं ने पूरनपुर के नजदीक किसी को मार दिया। उसके बाद पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए और 20,000 रुपए वसूलने के बाद ही उन्होंने मेरा पिंड छोड़ा। करीब 5 महीने पहले मेरे गाँव में एक आदमी का कत्ल हुआ। उस वक्त मैं वहाँ से 100 किलोमीटर दूर नानक माता में था। फिर भी पुलिस मुझे कातिल कहने लगी और पकड़ ले गई। उन लोगों ने मुझसे 10,000 रुपए वसूले। उन्होंने मुझे अपनी नियमित कमाई का साधन बना लिया था। उन्होंने मैं तो 10,000 रुपया लिया। कुछ दिन बतीत होने के बाद पुलिस वालिया ने मैनू बिजनेस ही बना लिया। ये काले कानून अंग्रेजों वाले सिखों के लिए क्यों घड़े गए? अंग्रेजों वाले सिखों के लिए क्यों घड़े गए? मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सीधी सी मिसाल दूंगा कि इसी इलाके में थाना अमरिया में गांव मुंडलिया पड़ता है। वहां से एक ही रात में मिलिटेंट्स 315 बोर की 2 राइफलें छीन कर ले गए। बाई चांस एक राइफल एक मुसलमान की थी, एक सिख की थी। इस कानून ने सिख को टेररिस्ट एक्ट में बंद किया, जिसकी 2 साल में आज तक मुलाकात नहीं हो सकी, और मुसलमान को 25A में चालान किया आर्म्स एक्ट में। वो तीसरे दिन जमानत करा के आके अपने घर बैठा है। इस तरह की घटनाओं से फैलने वाले क्षोभ के कारण ही नई पीढ़ी के पढ़े लिखे और संपन्न सदस्य भी उग्रवादियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मसलन जसमीत कौर पंजाब के एक पुलिस अधिकारी की बेटी है, जिसने खालसा कॉलेज अमृतसर से अंग्रेजी में MA किया है। सुखदेव सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के एक विश्वस्त और बड़े भूस्वामी तारलोचन सिंह के दामाद हैं। अगर ये दोनों चाहते तो बड़े आराम से मध्यवर्गीय जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन अब उनके लिए एक खास मकसद ही सब कुछ है। ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ कि एक एक्शन किया इस तो गांव भी वधिया एक्शन कर सकती है। जेल से छूटने के बाद मैं घर नहीं जा सकती थी। मैं उस टोली में शामिल होना चाहती थी जिसके लिए मैंने एक कम्युनिस्ट के खिलाफ कार्रवाई में हाथ बटाया था। उन लोगों ने जेल में मेरी बहुत मदद की थी। वे भी चाहते थे कि मैं उनकी टोली में शामिल हो जाऊं, लेकिन समस्या ये थी कि वे किसी अविवाहित महिला को अपने साथ नहीं रख सकते थे। आखिर मैंने शादी का फैसला किया और सतनाम सिंह चीना के साथ शादी कर ली। भाई सतनाम सिंह चीना के नाम मैरिज हो गई। के जो बच्चे हैं, 2 बच्चे और आपकी पत्नी, उनने क्या कहा था? उनने ये कहा था जब अब शहीदी के लिए जा रहे हैं तो नेक ही काम करना, जाके गद्दारी ना करना, अच्छा ही काम करना, जो भी करना है। कभी रोकने की कोशिश नहीं? कभी रोकने की कोशिश नहीं करी उन्होंने। जिंदगी कली फुल्लां दी सेजता नहीं हुंदी, कंडियां दे ऊपर भी तुरना पैंदा है। जद कि साडी कौम ने हमेशा ही फुल्लां नूं छड्ड के कंडियां नूं अपनाया है। जिंदगी सिर्फ फूलों की सेज नहीं है, आदमी को कांटों पर भी चलना पड़ता है। जब हमारे अपने लोगों ने फूलों को छोड़कर कांटों को चुना है, तकलीफों को अपनाया है, जब आम सिख भी इस रास्ते पर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा त्याग किया है। जब मैं कोई अपने खास अपने सुखा नूं ऐशा नूं छड्डिया। लोगों में पुलिस विरोधी भावना के कारण उग्रवादियों को अपने लिए सुरक्षित घरों, सूचना केंद्रों और रसद के भंडारों का व्यापक जाल बनाने में बड़ी सहूलियत हुई है। इनमें से किसी भी जगह का कुछ घंटों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जगह बदलने के दरमियान ही कभी कभी वे लोग कुछ चुने हुए फार्मों पर भी जाते हैं। दहेज, शराब और धन के दिखावे पर सख्त पाबंदी के कारण उग्रवादियों, खासतौर से चीना गुट के ढेर सारे हमदर्द बन गए हैं। कुछ लोगों को उग्रवादी ऐसे लगते हैं मानो वे खतरे में पड़े एक धर्म के
हथियारबंद रक्षक हों। हिंदुइज्म की ये थ्योरी रही है कि अपनी विशालता में हर पैदा होने वाले समुदाय को या मजहब को या किसी आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी में मिलाकर डिसॉल्व कर दिया जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर ही अपने सिख कौम नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि जो साडे हम अपने सभी प्यारे सिख भाइयों से कहते हैं कि पंजाब और दूसरी जगहों में हम पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गुलामों की तरह नहीं रहना चाहते, उससे तो बेहतर है मौत। गुलामी में जीना नहीं चाहते, इस नौ मौत चंगी है। दिखावे के लिए कंपनियां बनाकर अपना असली धंधा चलाने में भी कुछ उग्रवादी संगठनों को काफी सफलता मिली है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि परिवहन के कारोबार में लगी कम से कम 2 ऐसी कंपनियां हैं जो उन्हें पंजाब से लाने और ले जाने का काम करती हैं। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से हथियारों की तस्करी में भी उनका हाथ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी में हथियारों का बाजार सा बना हुआ है। इसमें पता चलता है ये मीडियम मशीन गन है। इसके लिए 100 राउंड, 400 राउंड या 1000 राउंड तक की पेटियों का इस्तेमाल हो सकता है। ये 1 मिनट में 600 राउंड फायर कर सकती है। 1 मिनट की 600 गोली, इसकी उसमें 3 ही दूनी है। लेकिन विदेशों से हथियार लाना आसान नहीं है, इसलिए ढेर सारी चीजें पुलिस थानों से चुरा कर लाई जाती हैं। इस पुलिस थाने पर उग्रवादियों के एक हमले में 2 पुलिसकर्मी मारे गए जो ड्यूटी पर नहीं थे। वहां ड्यूटी पर तैनात संतरी मशीन गनों से हो रही गोलियों की बौछार के सामने बेकार साबित हुए। वे उग्रवादियों की गोलियों का जवाब तक नहीं दे सके। सारी जानकारी तो संता ने दे दी थी। हमें जो भी जानने की जरूरत थी संत ने हमें वह सब सिखाया। उनका कहना था, अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो इतने सारे पुलिस थाने हैं, तुम लोग मिलकर जो चाहो वहाँ से ले लो। ये गीदड़ तुम्हारा क्या करेंगे? शस्त्री ले लेने, पेडू की कर सकते हैं। उसमें कुछ हमारे चौकी के पुलिस वाले दीवान जी वगैरह सब चाय पी रहे थे वहाँ, तो आड़ से उन्होंने आड़ लेकर के फायरिंग शुरू कर दी। और उस समय जैसे ही फायरिंग शुरू कर दी तो हमने देखा कि कहाँ गोली चल रही है, तो चारों तरफ देखा, कहीं दिखाया। फिर बाद में मैंने सभी कर्मचारियों को वहाँ देखा जा करके, तो दीवान जी मौके पे खत्म हो गए थे। और एक फैक्ट्री का जिसका नाम रामू था, वो वहीं पर मतलब चिल्ला रहा था, उसकी तमाम गोली लगी थी, बेहोशी हालत में पड़ा था। और एक सिपाही हमारा इस झोपड़ी के पीछे पड़ा था, उसकी भी काफी गोली लगी थी। और एक रास्ते में आ गए जो शराब फैक्ट्री का एक सिपाही था एक्साइज का, वो भी यहाँ आगे बाद में गिर पड़ा। ये साहब बंडा की पुलिस जो मारी थी उसकी राइफल है। ये राइफल एक पुलिस वाले की है जिसे हमने मारा था। ये राइफल की है। कोई बंदा पुलिस की। तराई में सक्रिय 3 बड़े उग्रवादी संगठनों के बीच मध्य जुलाई में इस बात पर सहमति हो गई कि उनमें से कौन किस इलाके में काम करेगा। इनमें सबसे बड़ा है चीना का भिंडरांवाले टाइगर फोर्स, जिसके करीब 100 सदस्य हैं। इन्हें भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में लखीमपुर खेरी नैनीताल की पट्टी सौंपी गई है। बिंदा के खालिस्तान कमांडो फोर्स और जावंदा के स्टूडेंट फेडरेशन को छोटे छोटे इलाके दिए गए हैं। इन सबको नैनीताल के घने जंगलों में प्रशिक्षण मिलेगा।